हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ बच्चों, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में कुछ डाउट है तो पहले वो पूछ सकते हो भाई। बेसिक बातें की थी अपन ने, टॉपिक्स देखो जो अपन ने पिछली क्लास में देखे थे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट सिस्टम्स, एसआई सिस्टम, प्रीफिक्सेस की बातें की थी, वो मिली, किलो, नैनो एटसेट्रा, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 5 टॉपिक्स अपने हो गए थे पिछली क्लास में। देखो आज अपने को बात करनी है डिराइव्ड क्वांटिटीज की, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो नहीं है। सर हाँ सर एनसीईआरटी में सर मैंने पढ़ा था, तो सर उसमें प्लेन एंगल का फॉर्मूला लिखा हुआ है डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी आर, डी एस बाई आर। तो सर यहाँ हाँ, पे डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल लेंथ को। ये अपन करेंगे ये बातचीत ना मैथमेटिकल टूल्स में, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो डी जो होता है ना, जैसे डेल्टा सिंबल हम यूज करते हैं चेंज के लिए। जैसे डेल्टा टी कहीं लिखा हुआ है, मान लो टी फॉर टेम्परेचर, तो डेल्टा टी का मतलब है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर डेल्टा की जगह डी, छोटा डी सिंबल होता है तो उसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज, जैसे डी एक्स लिखा है मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, डी वाई लिखा है तो स्मॉल चेंज इन वाई, ऐसे डी एस लिखा है तो मतलब वो बेसिकली एक छोटी सी आर्क लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। करेंगे ये अपन चर्चा जब मैथमेटिकल टूल स्टार्ट होगा, तब उसके अंदर ये बातें डिस्कस होंगी भाई, कि एंगल की एक्चुअल डेफिनेशन बेसिकली सर्कल से एसोसिएटेड है। सर्कल की एक छोटी सी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करते हैं तो एंगल नापा जाता है रेडियंस में। जानेंगे, टेंशन मत ले, पढ़ेंगे। अभी हम केवल यूनिट्स और डायमेंशंस की चर्चा कर रहे हैं। अभी तो इस चैप्टर में बहुत बेसिक बातें हो रही हैं, धीरे धीरे सारी बातें कवर होंगी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले। चलो, टॉपिक नंबर 6 अपन देखने वाले हैं आज, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये अपन चर्चा करेंगे आज। और डायमेंशनल एनालिसिस, जिसपे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर साल। मतलब इस ये वाला टॉपिक जो है अपना 7th टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। इसी पे ही क्वेश्चंस पाए गए हैं प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो 7th और 8th बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद अपना वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक अपना 8th पॉइंट तक, 8 टॉपिक तक ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस है। उसके नीचे ये एरर एंड मेजरमेंट्स है जो अगली क्लास में देखेंगे। आज अपन डायमेंशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में यार अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करी थी, वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो एसआई सिस्टम में थी, उन्हीं के डायमेंशंस लिखे थे। डायमेंशन लिखने का जो एक बेसिक कारण मैंने बताया था कि भाई यूनिट छोड़ के हम डायमेंशन के पीछे क्यों पड़ गए, वो इसलिए है क्योंकि भाई यूनिट जो है कई तरह की है। लेंथ को हम मीटर में भी नाप रहे हैं, लेंथ को फीट में भी नाप रहे हैं, तो है तो लेंथ ही। तो लेंथ के लिए डायमेंशन एक ही है। मतलब यूनिट्स में ताकि कंफ्यूजन है, इतना सारी तरह तरह की यूनिट्स, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने डायमेंशन नाम की एक चीज बनाई है, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का हमने लिख दिया था भाई, मास के लिए कैपिटल एम सिंबल यूज करेंगे, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर का केल्विन। अब इन फंडामेंटल के अलावा कोई और यूनिट आएगी, कोई और क्वांटिटी आएगी, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तभी हम जान सकते हैं जब उसका कोई हमें एक फिजिक्स का फॉर्मूला पता हो। ठीक है, तुम्हें अभी ज्यादा फॉर्मूले नहीं पता, बट ठीक है, जो नहीं पता होंगे वो मैं बताता जाऊंगा बीच बीच में, और जो पता होंगे वो हम यूज करेंगे। देखो, जैसे एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से फोर्स का कोई भी एक फॉर्मूला याद करें तो भाई टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स वो बन जाएगा, मास, एम फॉर मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम, इनटू एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्सलरेशन की यूनिट हम जानते हैं भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर है लेंथ, और अपॉन सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया टाइम की पावर -2। अपॉन सेकंड स्क्वायर का मतलब टाइम की पावर -2। तो ये जो चीज है एम एल टी -2, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ध्यान से, पिछली क्लास में बताया था मैंने, जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। कई किताबों में मैंने देखा है कि वो हर क्वांटिटी में स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा देते हैं, जैसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कई लोग कि एम अलग, एल अलग, और ऐसे टी की पावर -2 अलग।
इस तरह से भी कई लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, फायदा क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया तो हम किसी भी सिस्टम में इसकी यूनिट लिख सकते हैं। अगर एसआई सिस्टम में लिखनी है तो केजी मीटर सेकंड की पावर -2, सीजीएस सिस्टम में लिखनी है तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2, एफपीएस सिस्टम में लिखनी है तो फीट पाउंड इंटू फीट इंटू सेकंड की पावर -2। तुम अपना खुद का भी कोई नया सिस्टम बना सकते हो, या एग्जाम में हो सकता है कोई नया सिस्टम बना के तुम्हें दे दें। अगेन कोई भी यूनिट सिस्टम में हैंस यूनिट लिखी जा सकती है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक है, यूनिट्स अनेक हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे और क्वांटिटीज देखो, फॉर एग्जांपल एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला कोई भी, जैसे हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, तो भाई एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हेंस हो जाएगा हाफ। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, हाफ अपने आप में एक नंबर है, डायमेंशन लेस नंबर है। एम फॉर मास है। स्पीड का स्क्वायर, स्पीड है मीटर पर सेकंड, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अगेन तुम सोच पा रहे होगे, कोई भी फिजिक्स का एक फॉर्मूला हमें पता है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे और कोई क्वांटिटी उठाओ जो जो तुमने नहीं सुनी हुई। लेट्स से एक क्वांटिटी होती है सरफेस टेंशन। चलो सरफेस टेंशन उठा लेते हैं। सरफेस टेंशन तुमने अभी तक नहीं पढ़ा क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। सरफेस टेंशन बेसिक क्या होता है, कुछ किसी तरह का कोई फोर्स होता है अपॉन लेंथ। ठीक है, अब कौन सा फोर्स कौन सी लेंथ, ये हम उसके चैप्टर में बात करेंगे जब हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि सरफेस टेंशन कुछ फोर्स अपॉन लेंथ करके कुछ क्वांटिटी होती है। तो भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला, लेंथ हमें पता ही है, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हेंस हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था ml_t-2, यहां से कॉपी कर रहा हूं ये वाला, अपॉन लेंथ कर दो, लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, ये बन गया mt⁻²। मतलब हेंस यूनिट्स सोची जा सकती है। सरफेस टेंशन की यूनिट हो जाएगी केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर, है ना। ऐसा यूनिट विल बी केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर है, केजी इंटू सेकंड की पावर -2। और देखो बहुत सारी ऐसे, जैसे एक फॉर्मूला 9th क्लास का पुराना ग्रेविटेशन के अंदर शायद तुम्हें याद हो, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, F = gm1m2/r²। याद है 9th क्लास में आता था। F कौन है, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को F लिख रहे हैं यहाँ पे। m1 m2 क्या है, मासेस है। R क्या होता है इसमें, R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है, ये मैंने सब कुछ बता दिया तुमको। F कौन है, फोर्स। m1 m2 क्या है, मासेस, दो अलग अलग मासेस हैं ये। और r², R क्या है, R इज द डिस्टेंस, R इज सम डिस्टेंस। ठीक है, अगेन हम इस फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम इस फॉर्मूले की मदद से ये जो G नाम की क्वांटिटी है, कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगा, सोच के बताना है। फॉर्मूला मैंने तुम्हें दे दिया है, जिसको नहीं भी याद है ये गिवन है फॉर्मूला। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन और एसआई यूनिट सोच के बतानी है। इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ये दो सवाल है, करो ट्राई। L³ m-1 and t-2। m³ l-1 L³ सर, l³ फिर m-1 t-2। m-1 है, l³ है, t-2 है। चलो चेक करते हैं अभी। सर ऐसा यूनिट आई है nm² / g²। फंडामेंटल की टर्म में बता यार, न्यूटन को मत यूज कर, फंडामेंटल की टर्म्स में बता, केजी मीटर और सेकंड की टर्म्स में, क्योंकि डायमेंशन का डायरेक्ट लेना देना फंडामेंटल से ही है ना। डायमेंशन हम हमेशा फंडामेंटल में निकालते हैं, MLT की टर्म्स में। चलो चेक कर लेते हैं एक बार इसको।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। ये जो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है उसी का ही यूज करते हुए जी के बारे में सोच रहे हैं। ये एफ और फोर्स है, फोर्स को अगेन मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, फोर्स है mlt-2 डायमेंशनली, mlt की पावर -2, आर स्क्वायर, आर था कोई डिस्टेंस था उसका स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर है, अपॉन m1 m2 मासेस है, m स्क्वायर हो गया, m इंटू m, डायमेंशनली ये बन रहा है, हाँ बिल्कुल सही, एक बच्ची ने जो आंसर दिया था सही एकदम, m की पावर 1 अपॉन m की पावर 2, m की पावर -1 बन गया, लेंथ की पावर 1 इंटू लेंथ की पावर 2 मतलब लेंथ की पावर 3 हो गया, और टाइम की पावर -2 हो गया। ये तो हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हेंस अब हम इसकी यूनिट के बारे में भी सोच सकते हैं, ऐसा यूनिट हेंस ऐसा यूनिट हो जाएगी केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2। ठीक है, फंडामेंटल्स की टर्म्स में लिख रहे हैं, ऐसा यूनिट विल बी मीटर क्यूब केजी सेकंड स्क्वायर। हाँ सर जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है सर, ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन कैसे आएगी फिर, मतलब डायमेंशन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम इसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, चाहे मासेस कोई भी हो, डिस्टेंस कुछ भी हो, मासेस कुछ भी हो, फोर्स कुछ भी हो, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है। वैल्यू फिक्स्ड है, यूनिट तो हो सकती है ना किसी भी कांस्टेंट की, नहीं समझा? जैसे मान ले इस थोड़ी देर के लिए मान ले कि इस पेन की लेंथ कांस्टेंट है, इस पेन की लेंथ कांस्टेंट है, मान ले थोड़ी देर के लिए कि भाई इसको चाहे गर्म कर लो चाहे ठंडा कर लो, इसकी लेंथ वेरी नहीं करती, चाहे इसको फेंक दो चाहे तोड़ दो, इसकी टूट ही नहीं सकता, इसकी लेंथ वेरी नहीं करती। तो भाई अब इसकी लेंथ वेरी नहीं करती तो हेंस कांस्टेंट हो गई। इस बात का ये मतलब थोड़ी ना है कि लेंथ की डायमेंशन नहीं हो सकता, हो सकता है। कांस्टेंट चीजों की भी यूनिट और डायमेंशंस तो हो ही सकते हैं। ओके सर, समझ गया ना? तो कोई चीज कांस्टेंट है तो उसको नापा तो जा ही सकता है ना, मतलब यूनिट और डायमेंशन की टर्म्स में तो उसको, जैसे कल अपन ने बात की थी एक प्लैंक्स कांस्टेंट नाम का एक कांस्टेंट था, उसकी भी कुछ यूनिट थी, जो यूनिट वाले टॉपिक में अपन ने क्वेश्चन किया था। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है, सोच के देखो, ना ही कोई डायमेंशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, उसको भी लिख लेते चलो अगले पेज पे। जैसे अब चलो 12th क्लास में या 10th में जो तुम पढ़ के आए हो कुछ उनकी बातें करते हैं। और एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे तुमने एक अच्छा पॉइंट उठाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी जस्ट तुम 10th में भी पढ़ के आए होगे। तो भाई इसका डायमेंशन और यूनिट क्या बनेगा? ये स्पीड अपॉन स्पीड है, ऊपर ये भी LT-1 है, मीटर अपॉन सेकंड, ये भी LT-1 है। सो हेंस स्पीड अपॉन स्पीड विल बिकम डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब कि भाई m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, सभी की पावर 0, बेसिकली ऐसा बोल सकते हो। कोई डायमेंशन नहीं है इसकी, कोई यूनिट भी नहीं है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बताना होता है तो 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 के आगे हम कोई यूनिट नहीं लगा रहे होते, ठीक है। और जैसे अभी 10th में तुम अभी ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसमें जैसे तुमने पावर का एक फॉर्मूला देखा होगा, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, याद है? 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा? इसका डायमेंशन बन जाएगा सिंपली, यूनिट बन जाएगी मीटर इनवर्स, डायमेंशन बन जाएगा लेंथ इनवर्स, सिंपली, है ना? लेंथ इनवर्स इज द डायमेंशन, इजी। बाकी अब कोई चीजें ऐसी भी हैं जो तुमने नहीं सुनी हुई, उनको भी देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक नया फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक 12th क्लास में आएगा ये फॉर्मूला, कुलाम्स लॉ करके बता रहा हूं। चलो, कुलाम्स लॉ क्या है? कुलाम्स लॉ कहता है कि फोर्स, दो चार्जेस के बीच के फोर्स का एक फॉर्मूला है। जैसे बचपन में तुमने इतनी बात पढ़ी है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं,
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, कितने फोर्स से करते हैं, वो फोर्स का फॉर्मूला मैं यहां लिखने जा रहा हूं। ये फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसमें एफ तो ऑफ कोर्स फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं। R क्या है, R चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। 4 और पाई से तुम अच्छे से वाकिफ हो, पाई और 4 अपने आप में जस्ट नंबर्स हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, अगेन देखो ये कुछ कुछ है ना, नाम ऐसे तुम्हें देखने को मिलेंगे, ये ग्रीक अल्फाबेट्स है बच्चों। इसको ना, एक तो ये ई जैसा सिंबल है, उसके नीचे लिखा हुआ है जीरो। जीरो को अपन फिजिक्स में और मैथ्स में नॉट कहते हैं, नॉट, NAUGHT। जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा हो, ए के नीचे जीरो लिखा हो, तो इसको बोलेंगे ए नॉट, NAU, नॉट ई वाला नॉट, जीरो इज नॉट, बी नॉट, ऐसे ये लिखा हुआ है। ये ग्रीक अल्फाबेट एप्सिलॉन है, इस अल्फाबेट का नाम है एप्सिलॉन, जिसकी शक्ल ई सिंबल से मिलती जुलती है, जो इंग्लिश अल्फाबेट ई है, और उसके नीचे लिखा हुआ है नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसका फिजिक्स में नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। अब तुम्हें नहीं पता ये क्या होता है, मेरा मकसद यहां पे परमिटिविटी को समझाना भी नहीं है, क्लास 12th का टॉपिक है, तब हम समझेंगे परमिटिविटी। क्वेश्चन अभी ये है कि एक नया फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिखाया, इसके अंदर परमिटिविटी नाम की नई क्वांटिटी आई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो कितना होगा, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। बाकी सबके डायमेंशंस के बारे में तुम कुछ कुछ जानते हो, उसको यूज करते हुए ये परमिटिविटी नाम की नई क्वांटिटी जो तुम्हारे सामने पेश हुई है, इसकी डायमेंशन एंड हेंस SI यूनिट तुम खुद सोच सकते हो। सोच के बताओ या कैलकुलेट करके बताओ, मैं भी यहां कर रहा हूं। L की पावर 2 I माइनस 2 T माइनस 2। L की पावर 2, I की पावर -2 और T की पावर -2। T की भी -2, और मास है ही नहीं, मास भी होना चाहिए। चल देखते हैं। Q इज इक्वल टू IT होता है ना, चार्जेस। हाँ, चार्जेस करंट इनटू टाइम, बिल्कुल। तो Q को तो अपन IT या AT लिख देंगे, कई किताबों में I सिंबल यूज होता है, कईयों में A भी यूज होता है, चलो I लिख लेंगे, कोई नहीं। चलो लिखते हैं फोर्स को अगेन बार बार देखो, फोर्स आ रहा है, फोर्स को बार बार कॉपी कर रहा हूं मैं, पहले सबसे पहले फोर्स ही लिखा था मैंने, ये MLT-2 कॉपी कर लिया। ये चलो पहले एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट साइड में ले आओ, इस परमिटिविटी नाम की कहानी को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, बाकी सब चीजों को राइट साइड में रखते हैं। ये है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR², ये सब चीजें हैं राइट साइड में। अब डायमेंशन के बारे में सोचते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। पहला Q1 है चार्ज, Q2 भी है चार्ज। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, करंट माने I, टाइम के लिए T। सिमिलरली दूसरा Q2 के लिए भी I इंटू T डायमेंशनली, अपॉन 4 और पाई नंबर्स हैं, 4 और पाई नंबर्स के कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स का डायमेंशन बार बार यूज हो रहा है, याद ही हो गया होगा अब तक, MLT-2, और R कौन है, डिस्टेंस का स्क्वायर माने L²। अब तमीज से लिख देते हैं। सबसे पहले M को देखो कहां कहां है, M सिर्फ न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, अकेला एक M है, तो M की पावर -1 बन रहा है। L की टर्म्स देखो, न्यूमरेटर में कोई L नहीं है, डिनोमिनेटर में L की पावर 1 और L की पावर 2 है, मतलब L³ डिनोमिनेटर में बैठा है, न्यूमरेटर में आएगा तो L की पावर -3 बनेगा। अब टाइम को देखो, टाइम दो टाइम न्यूमरेटर में है, T², और डिनोमिनेटर में T² नहीं है, T की पावर -2 है, तो T की पावर 4 बनेगा। T की पावर -2 जब ऊपर आएगा, T की पावर +2 बन के आएगा, और 2 T ऑलरेडी बैठे हैं ऊपर, और T की पावर 4 बन गया। और क्या बचा, करंट की पावर 2 है। देख ले भाई, गलत है वो आंसर तेरा जिस बच्चे ने दिया था, रब कर रहा हूं। दिस इज द आंसर, मतलब
ये जो नई क्वांटिटी हमने अभी देखी परमिटिविटी नाम से, इस परमिटिविटी के ये डायमेंशंस हैं, हेंस इसकी एसआई यूनिट बनेगी, इस परमिटिविटी की एसआई यूनिट बनेगी फंडामेंटल्स की टर्म्स में, कोई निकनेम यूज नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, फंडामेंटल की टर्म्स में ये बनेगा केजी इनवर्स मीटर की पावर -3 सेकंड की पावर 4 और एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का स्क्वायर सेकंड की पावर 4 केजी की पावर -1 मीटर की पावर -3। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस न्यू क्वांटिटी कॉल्ड परमिटिविटी, जिसको हम नहीं जानते हैं अभी। अभी हम सिर्फ यूनिट समझ रहे हैं, क्वांटिटी को नहीं समझ रहे। दीपशिखा ने आंसर दिया है यस। सर इसकी यूनिट को बोलते क्या है? कोई निकनेम नहीं है इसका, इसकी यूनिट का कोई निकनेम नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, मतलब बस ये है कि इसमें निकनेम डालना है तो फोर्स की यूनिट का डाल सकते हो, फोर्स को न्यूटन बोल सकते हो। चार्ज की यूनिट जो होती है करंट इनटू टाइम, उसको कुलाम बोलते हैं। तो अगर तुम्हें निकनेम की टर्म्स में लिखना है तो तुम बोलोगे ये न्यूटन है, ये कुलाम स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है। तो एप्सिलॉन नॉट को लिखोगे कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। बाकी फंडामेंटल की टर्म्स में ऐसे ही लिखेंगे। इसका पूरे क्वांटिटी का कोई निकनेम नहीं है, पूरी यूनिट का कोई निकनेम नहीं है साइंटिस्ट के नाम पे। कुछ ही चीजों का होता है निकनेम, हर चीज का नहीं है। ठीक है भाई, लिख देता हूं, वो भी लिख देता हूं। अगर तेरे को बेसिक से सोचना है तो ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से सोच, ये रहा, ये है कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर अपॉन 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, फोर्स का यूनिट का निकनेम है न्यूटन, और आर स्क्वायर की यूनिट का निकनेम या नेम मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर निकनेम की टर्म्स में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर है। मतलब देखो, सारे फॉर्मूले हम अभी की अभी नहीं रट सकते, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम 2 साल की पढ़ाई करोगे, बीच बीच में तुम्हें नए कंसेप्ट्स नए फॉर्मूले आते रहेंगे, या जैसे जैसे तुम इस चैप्टर में भी अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कोई नई क्वांटिटी दिखेगी, फिर तुम उसको किताब में देखोगे, भाई इसका कोई फॉर्मूला कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा तो गूगल पे सर्च मार के तुम्हें कोई फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूले की मदद से तुम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना। बस ये ध्यान रखना, अगर गूगल पे कुछ सर्च भी मारते हो ना तो डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला सर्च मत मार लेना यार, वो भी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम अगर आंसर ही सर्च कर लोगे फिर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो अगर तुम्हें कुछ भी सर्च करना है, कोई नया फॉर्मूला, तो फिजिक्स वाले फॉर्मूले को सर्च करना और उसकी मदद से डायमेंशंस के मेथड से यूनिट या डायमेंशन निकालना। हाँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है भाई। प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, जिसको पास्कल बोलते हैं। यस सर। ठीक है ना। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज पास्कल, वो उसका निकनेम है प्रेशर की यूनिट। चलो जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे हम बात करते रहेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस में। अभी हम मेथड सीख रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ मेथड सीखना है, किस तरह से ये खेल खेला जा रहा है। बस आसान सा खेल है यार, फॉर्मूला पता होगा तो हम ये खेल खेल लेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं खेल पाएंगे। बस ये है, फॉर्मूले धीरे धीरे ही याद होंगे, सारी बातें इकट्ठी याद नहीं हो सकती क्योंकि 2 साल का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिए जस्ट ये, बढ़े आगे बढ़े ये। चलो एक दो और चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी और प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। देखो जेई मेन 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं बोलो। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। एस लिखना भूल गया यहाँ पे। इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट, मतलब एक नई क्वांटिटी इन लोगों ने डिफाइन कर दी सोलर कांस्टेंट नाम की, जो कि हम पढ़ते भी नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है कि सोलर कांस्टेंट का कोई यूज करते हो, बट इन्होंने डिफाइन कर दी और उसका डायमेंशन पूछ रहे हैं। मतलब जिस तरह से मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। तो सोलर कांस्टेंट नई कोई क्वांटिटी है और इसको डिफाइन किया जा रहा है कैसे, सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ, कुछ एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, इस तरह से लिख सकते हैं। किसी तरह की कोई एनर्जी है जो अर्थ पे रिसीव हो रही है अपॉन एरिया इनटू टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का यही मतलब बनता है। तो बस अब इस अंग्रेजी की स्टेटमेंट से हमने फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूले के बेसिस पे डायमेंशन सोच के बताने हैं। आसान क्वेश्चन कर दो फटाफट। एनर्जी का देख चुके हैं, एरिया सब जानते हैं, एरिया इज लेंथ स्क्वायर,
टाइम इज टाइम, फंडामेंटल ही है टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सोलर कांस्टेंट वो हो जाएगा एनर्जी। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। हाँ सही है, सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देख भी लो, एनर्जी का डायमेंशन मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वो याद भी होते जाएंगे। जैसे एनर्जी का डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन है, ये याद हो जाता है। अगर एक बच्चे ने 20-25 क्वेश्चन भी कर लिए आराम से घर पे बैठ के, कुछ बातें याद ही हो जाएंगी परमानेंट। नहीं भी याद हुई तो हमें काम करना आना चाहिए। एरिया इज सम लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ का स्क्वायर। टाइम इज फंडामेंटल। तो लेंथ का स्क्वायर कटता हुआ नजर आ रहा है, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर बन रहा है m इंटू टी की पावर -3। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इजी क्वेश्चन। एल की पावर 0 है, एल की टर्म ही कैंसिल हो गई। यस, चैट में भी एक बच्चे ने आंसर किया, आप भी आदित्य, सही है। ठीक है, बड़े आगे। सर हम विस्कोसिटी का भी निकाल सकते हैं? ना निकाल सकते। देख, विस्कोसिटी का कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। अब देख, तेरे कोई फॉर्मूला पता है तो मैं उस तेरे पढ़े हुए फॉर्मूले से निकाल देता हूँ, नहीं तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ पहले। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पूछ रहा है तो चल बता देते हैं। देख और एग्जांपल्स देख लो पहले, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज है यार। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगेन इसका मीनिंग क्या है बाद में समझेंगे जब इसका चैप्टर आएगा, बट है कोई क्वांटिटी जिसका सिंबल होता है ये, अगेन एक ग्रीक अल्फाबेट। ग्रीक अल्फाबेट जिसको, इस सिंबल को, इस अल्फाबेट को बोलते हैं ईटा। ईटा इसका नाम है, ETA, ईटा। जैसे ABCD होते हैं अपने। इसका फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले में ये प्रकट होता है, वो फॉर्मूला मैं एक लिख देता हूं, फिजिक्स में आने वाला एक फॉर्मूला, दैट इज F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इस तरह से एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स चैप्टर में, लिक्विड्स और गैसेस के चैप्टर में, जिसमें F कौन है, फोर्स, 6 पाई तो कांस्टेंट्स है या नंबर्स हैं, R है रेडियस, और V है स्पीड। तो अब मैंने क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, हेंस अब सोच के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकाल के बताओ, एंड हेंस उसकी यूनिट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट और डायमेंशन सोचो इस फॉर्मूले की मदद से। सभी बच्चे करो ट्राई, जिसने डाउट पूछा है वो भी। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स अपॉन 6 पाई RV। M L-1 T-1। हाँ सही है भाई, एक L कैंसिल हो गया। MLT-3। वही सिली मिस्टेक, T की पावर -2 अपॉन T की पावर -1 है, तो T की पावर -2 + 1 हो जाएगा। ध्यान से, तूने T की पावर -2 -1 कर दिया, T की पावर -2 + 1 होगा। सोच ले आराम से, सावधानी से कर। ओके सर। यूनिट भी, हेंस अब हम यूनिट भी सोच सकते हैं। SI यूनिट इज kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या kg अपॉन मीटर सेकंड करके भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, kg पर मीटर सेकंड। अगेन सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, ये कौन सा फोर्स है, किसका रेडियस, किसकी स्पीड, अभी नहीं कर रहे उसकी चर्चा, जब चैप्टर आएगा तब करेंगे। ठीक है, चलो और देख लो। स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, नीट का सवाल 2020। अब स्ट्रेस, वही अगेन यार, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब स्ट्रेस नाम की क्वांटिटी तुमने पढ़ी नहीं हुई, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है, तो वो मैं बता देता हूं तुम्हें अभी कि भाई स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस होता है कुछ फोर्स अपॉन एरिया, मतलब
प्रेशर के जैसी ही क्वांटिटी है लेकिन प्रेशर नहीं है। प्रेशर में और स्ट्रेस में कुछ फर्क होता है। क्या फर्क होता है पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से। पूरा लेक्चर जाएगा इस पे, स्ट्रेस वाले टॉपिक पे, प्रेशर वाले टॉपिक पे। सी। आसान है सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। बढ़िया बढ़िया। फोर्सेस mLT-2 अपॉन L स्क्वायर, डायमेंशन डायमेंशन डायमेंशन, mL की पावर -1 T की पावर -2। दिस इज अवर आंसर। इजी क्वेश्चन। मतलब वही है, क्वेश्चन बेहद आसान है अगर हमें फिजिक्स के फॉर्मूले पता है तो, या डेफिनेशन पता है, कुछ भी पता है, उससे हम यूनिट्स और डायमेंशन सोच सकते हैं। ठीक है, इतनी सी ही बात है। मतलब ये हर चैप्टर में चलती रहेगी ये कहानी। हर चैप्टर के टॉपिक में उसकी यूनिट्स के बारे में चर्चा होएगी आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं 2 साल की फिजिक्स में, धीरे धीरे। ठीक है, अब थोड़े से काम की बात पे आते, थोड़ा दिमाग खर्च करने वाली बात पे। डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? तो देखो, जैसे कुछ बेसिक बातें मैं पूछता हूं। जैसे मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दूं सिंपल सा कि यार 2 kg प्लस 3 मीटर कितना होगा? 2 kg प्लस 3 मीटर कितना होगा? सर इनवैलिडेट इक्वेशन। कोई मतलब नहीं है इस बात। 2 + 3 5 होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन 2 kg के अंदर 3 मीटर ऐड नहीं कर सकते हम, क्योंकि 2 kg इज मास, 3 मीटर इज लेंथ। किसी मास में लेंथ को ऐड नहीं किया जा सकता। कॉमन सेंस की बात है भाई, मास अलग चीज ही अलग है, लेंथ अलग चीज है, दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 2 kg बड़ा है या 3 मीटर बड़ा है, तो भी ये क्वेश्चन कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, 3 बड़ा है 2 से, ये सब जानते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन 3 मीटर इज नॉट ग्रेटर देन 2 kg। तो बेसिक पहला रूल क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? या कि 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करना है या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों क्वांटिटीज सेम हो। दोनों क्वांटिटीज सेम होने का मतलब दोनों के डायमेंशंस सेम हो। दैट इज फर्स्ट रूल, जो ऑलरेडी तुम जानते हो, उसको बस लिख लो। डायमेंशनल एनालिसिस लिख लो। 2 और मोर क्वांटिटीज, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज can be added or subtracted or compared only when their dimensions are same। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने लिया वही एग्जाम्पल कि 2 kg प्लस 3 मीटर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इज मीनिंगलेस। इनको कंपेयर भी नहीं कर सकते, इनको ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कई बच्चे इसमें सोचते हैं सर डायमेंशन सेम होना जरूरी है, तो क्या यूनिट भी सेम होना जरूरी है? नहीं, यूनिट सेम होना जरूरी नहीं है। दो सेम क्वांटिटीज की यूनिट्स डिफरेंट हो सकती हैं। सोच के देख लो। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे ये पूछता कि 2 kg प्लस 3 ग्राम्स। अब केजी एक डिफरेंट यूनिट है, ग्राम एक डिफरेंट यूनिट है, दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन फिर भी ये एडिशन पॉसिबल है। एडिशन पॉसिबल है क्योंकि इनके डायमेंशन सेम है। 2 kg का डायमेंशन भी मास है, 3 ग्राम्स का डायमेंशन भी मास है, तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज 2003 ग्राम्स, या ऐसे बोल दो 2.003 kg, कैसे भी लिख दो। ये एडिशन पॉसिबल है। यूनिट्स डिफरेंट होने पे आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो, बट डायमेंशन सेम होना चाहिए। दैट इज रूल नंबर 1, बेसिक रूल, कॉमन सेंस का रूल। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा पंगा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में भी होगा? क्या सोचते हैं? अगर मैं ये पूछता कि भाई 2 मीटर अपॉन 3 सेकेंड, ये कितना बनेगा? 2 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड, क्या ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? तो सर मीनिंगफुल है। 2 मीटर अपॉन 3 सेकेंड का मतलब हुआ 2/3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिवीजन के अंदर ऐसा कोई पंगा नहीं है। 2 अलग अलग क्वांटिटीज अगर हैं जिनके डायमेंशंस डिफरेंट हैं,
जिनके डायमेंशंस डिफरेंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन करना और उनकी डिवीजन करना पॉसिबल है, और वो मीनिंगफुल है, हम करते भी रहते हैं फिजिक्स के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। लिख लो इस बात को। ड्यूरिंग रूल नंबर 2, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सॉरी, और डिवीजन, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कॉमा, dimensions are also multiplied या divided। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कोई पंगा नहीं है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपैरिजन में है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने लिया कि 2 मीटर अपॉन 3 सेकेंड is nothing but 2.3 मीटर पर सेकेंड which is representing speed। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही कैसे भी करते हो, केजी अपॉन मीटर भी कर सकते हैं, कोई ना कोई मीनिंग बन जाएगा उसका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे करते ही हैं, जैसे हम बोलते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम। मतलब ये तो मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, डिराइव्ड क्वांटिटीज में भी बोल सकते हैं कि भाई 5 जूल्स मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड्स, 5 जूल्स मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड्स। अब ये एनर्जी है, ये टाइम है, एनर्जी और टाइम की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 55 इंटू 10 अलग मल्टीप्लाई हो गए, जूल और सेकंड अलग मल्टीप्लाई हो गए, जूल इंटू सेकंड बन गया, और जूल इंटू सेकंड को ही पावर बोलते हैं, वॉट। हाँ बिल्कुल, 50 जूल सेकंड लिखो या 50 वॉट्स लिखो, एक ही बात है। वॉट्स का सिंबल भी यूज कर सकते हो, W इज द सिंबल फॉर वॉट। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई पंगा नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है या फिर एनर्जी इनटू टाइम होता है? अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सॉरी। चलो डिवाइड कर लो, कोई नहीं, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी यार, डिवाइड कर लो। ठीक है, जूल अपॉन सेकंड, 5/10 हो जाएगा 0.5, सॉरी माय मिस्टेक। ये हो जाएगा 0.5, वहां भी 0.5, सॉरी। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा बातें करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें हम खेलते रहते हैं, जैसे साइन या कॉस लेना। जैसे साइन 30 डिग्री हम जानते हैं हाफ होता है। अब साइन के अंदर, साइन के ब्रैकेट के अंदर, साइन अपने आप में एक फंक्शन है, मतलब किसी भी चीज का हम साइन या कॉस या टैन कंसीडर कर सकते हैं। अब साइन थीटा अगर लिखा हुआ है कहीं पे, किसी भी एक इक्वेशन में साइन थीटा नाम की कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, तो साइन के ब्रैकेट में जो भी थीटा लिखा हुआ है, दैट मस्ट बी सम एंगल, एंड एंगल्स आर डायमेंशनलेस। ये हम पढ़ चुके हैं, एंगल डायमेंशनलेस होते हैं, ऑल्दो एंगल की यूनिट होती है रेडियन, बट दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। सो ये बात लिख लो कि अगर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ खेल खेल रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी जाएगी, दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। वेट अ सेकंड, रूल नंबर 3 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, थर्ड रूल, एंगल्स आर डायमेंशनलेस। मतलब ये पुरानी ही बात है, बस जस्ट अलग से लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी चैप्टर के अंदर हम मान लो कोई इक्वेशन बना रहे हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, साइन ऑफ kx, ऐसी कोई इक्वेशन है, y इज इक्वल टू साइन kx कहीं लिखा हुआ है मान लो, जिसमें ये बता रखा है x जो है वो मीटर में है, या x इज लेंथ, x जो है वो कोई लेंथ है, ये बात गिवन है। अब तुम्हें ये इक्वेशन सोच के या ये इक्वेशन देख के तुम्हें y और k के बारे में सोचना है, y और k के डायमेंशंस के बारे में सोचना है। तो हम सोच सकते हैं वैसे कि भाई साइन के ब्रैकेट में कुछ कचरा लिखा हुआ है, ये कचरा एंगल होना चाहिए।
है ना। अब x अपने आप में लेंथ है, k इंटू एक्स अपने आप में डायमेंशनलेस है. दिस क्वांटिटी इज सम एंगल विच इज डायमेंशनलेस. तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ k मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 1/x. k इंटू एक्स अगर डायमेंशनलेस है तो k के डायमेंशन एकदम x के डायमेंशन का रेसिप्रोकल होना चाहिए. अगर x को मीटर में नापा जा रहा है तो k की वैल्यू पक्की बात है मीटर इनवर्स में होएगी, नहीं तो ये कटेंगे नहीं, और कटेंगे नहीं तो डायमेंशन आ जाएंगे. डायमेंशन आ जाएंगे तो हम साइन कैसे लेंगे भाई, साइन ऑफ एंगल ही लिया जाता है किसी चीज का. तो k के डायमेंशन पक्की बात है 1/x के जैसे होंगे, मतलब लेंथ इनवर्स के जैसे होंगे. यहां से हमें k के डायमेंशन का आइडिया लगा, पहली चीज. और दूसरी बात, इस इक्वेशन में हम y के डायमेंशन के बारे में भी सोच सकते हैं. जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है यार, हाफ होती है. साइन 30 डिग्री इज हाफ, सब बच्चे जानते हैं. तो अब वो हाफ मीटर नहीं होती, साइन 30 डिग्री अपने आप में नंबर है, एक हाफ इज जस्ट अ नंबर. तो अगर हम इस kx नाम की क्वांटिटी का साइन ले रहे हैं, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी बनेगी दैट मस्ट बी अ नंबर. अ नंबर मींस y मस्ट बी डायमेंशनलेस. तो एंगल डायमेंशनलेस है. दूसरी बात, एंगल की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ खेल खेला जा रहा है, अगर उसका उस एंगल का साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा लिया जा रहा है तो वो भी अपने आप में डायमेंशनलेस है. ये बात भी ऊपर लिख देता हूं मैं. एंगल्स आर डायमेंशनलेस एंड देयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब वही साइन कॉस टैन एटसेट्रा, आर ऑल्सो डायमेंशनलेस. एक तो थीटा डायमेंशनलेस है, दूसरा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा भी डायमेंशनलेस है. ये बात ध्यान में रखनी है, ऑलरेडी जानते हैं बट जस्ट लिख ली. रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब जैसे ही हम कोई इक्वेशन देखेंगे हमें उसके यूनिट्स और डायमेंशन चमक जाने चाहिए, कहने की बात यह है. चौथी बात और लास्ट बात कि जो क्वांटिटीज हम पावर में लिखते हैं, जैसे पहले एग्जांपल्स ही लेता हूं मैं. जैसे अगर कोई बंदा ये लिख रहा है कि भाई 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 2 सेंटीमीटर का क्यूब, क्या ये मीनिंगफुल है? हाँ सर. हाँ मीनिंगफुल है कि भाई दिस इज 2 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम, सम वॉल्यूम. ठीक है. पहला तो ये हुआ कि भाई जिस क्वांटिटी की पावर चढ़ाई जा रही है वो क्वांटिटी डायमेंशन वाली हो सकती है. जो नीचे जो क्वांटिटी लिखी है इसके डायमेंशन हो सकते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं है. लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2 की पावर 3 सेंटीमीटर, पावर में सेंटीमीटर लिखा है, क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं सर. दिस इज मीनिंगलेस. सर वो 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना. सॉरी यार, सिली मिस्टेक्स हो रही है, पता नहीं क्यों आज. चलो ठीक है. मतलब रूल क्या है, चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये है कि जो भी क्वांटिटी पावर में बैठी होगी वो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए. दैट इज रूल नंबर 4 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. क्वांटिटीज इन पावर आर डायमेंशनलेस. ठीक है. जैसे इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, अगर a की पावर x लिखा हुआ है इज इक्वल टू b, देन x मस्ट बी डायमेंशनलेस. बाकियों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन x मस्ट बी डायमेंशनलेस. ये है रूल नंबर 4. ठीक है. ये 4 बातें ऑलरेडी भी कॉमन सेंस से भी फील आ रही है हमें, और ये ध्यान भी रखनी है. इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पाए जाते हैं क्योंकि एग्जाम में. ठीक है, देखते हैं सवाल, देखते हैं कुछ अच्छे. नोट डाउन हो गया? यस सर. ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चंस. देखो एक ये कुछ इक्वेशन लिखी हुई है.
फाइंड डायमेंशंस ऑफ W, ये रहा W, X, Y एंड Z। W, X, Y, Z जो है अनजान क्वांटिटीज हैं, हम नहीं जानते ये कौन है, इन द गिवन रिलेशन। और बाकी ये जो V है, दिस V इज वेलोसिटी, इसके बारे में बता रखा है, V फॉर वेलोसिटी है, और जो T है, T इज टाइम। V और T हमें पता है, W, X, Y, Z के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, उन्हीं के बारे में सोचना है कि ये W, X, Y, Z कौन होंगी, कौन सी क्वांटिटीज होंगी ये। हाँ, तो सबसे पहले ये इक्वेशन देखते ही हमें ये लिख रहा है कि भाई तीन चीजों की एडिशन होके वेलोसिटी बन रही है। ये तीन अलग अलग क्वांटिटीज ऐड होके x, yt स्क्वायर और ये तीसरी z अपॉन w प्लस टी, ये तीनों ऐड होके वेलोसिटी बन रही है। ये तभी वेलोसिटी बन सकती है जब ये तीनों क्वांटिटीज खुद वेलोसिटी हो। तीन वेलोसिटियां ऐड होके एक नई वेलोसिटी बन सकती है। अगर तीन में से भी कोई एक क्वांटिटी अगर वेलोसिटी नहीं हुई तो उनकी एडिशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दैट वाज रूल नंबर 1 जिसको यूज कर रहा हूं। ये इक्वेशन देख के सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा वो ये है कि डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ yt स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z अपॉन w प्लस टी, and that must be equal to dimension of velocity and which we know lt minus 1. So रूल नंबर 1 का इस्तेमाल किया है इन सभी क्वांटिटीज के, तीनों क्वांटिटीज जिनको ऐड किया जा रहा है उन तीनों के डायमेंशन वेलोसिटी जैसे होने चाहिए, और वेलोसिटी के डायमेंशन लेंथ अपॉन टाइम ऑलरेडी हम जानते हैं। तो भाई एक आंसर तो फ्री में फटाफट आ गया, x के डायमेंशन हेंस हो गए, देयरफॉर x का डायमेंशन आ गया lt माइनस 1, पहला आंसर। ये तो फ्री में ही आ गया। दूसरा, y का डायमेंशन भी चमक गया, y इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन हमें पता है, तो हेंस y का डायमेंशन भी आ गया। इन दोनों को उठाएं अगर, इसको LT माइनस 3, बिल्कुल, और इसको, तो यहां से हम बोल रहे हैं y का डायमेंशन जो होगा वो होगा LT माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, t इज टाइम, दैट इज LT माइनस 3, बिल्कुल। हेंस इसकी यूनिट भी आ गई। ये हो गया अपना आंसर नंबर 2। ठीक है, अब बचे Z और W। Z और W के बारे में क्या सोचोगे? अब Z अपॉन W प्लस टी वेलोसिटी के बराबर है डायमेंशनली, तो क्या बोले? Z का तो L हो जाएगा। सर W की डायमेंशन T होगी बिकॉज तभी ये दोनों ऐड हो पाएंगे। एग्जैक्टली, W T के साथ ऐड हो रहा है, तो W के डायमेंशन T जैसे ही होने चाहिए। W भी कुछ ना कुछ टाइम होना चाहिए, टाइम ही टाइम के साथ ऐड हो सकता है। सो W प्लस टी की इस बात से यहां से हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ W मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टाइम। ये हो गया अपना आंसर नंबर 3, सीधा ही आ गया W भी। और क्योंकि हेंस W और T दोनों के डायमेंशन टाइम के ही हैं, तो इस इक्वेशन से ये और ये, इन दोनों को अगर उठा लें, यहां से बन रहा है Z का डायमेंशन अननोन है, Z के डिनोमिनेटर में W प्लस टी का डायमेंशन टाइम जैसा ही होगा, 1 टाइम प्लस अदर टाइम, टाइम प्लस टाइम इज अगेन टाइम। अब कई बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज होते हैं, टाइम प्लस टाइम, सर आप 2 टाइम्स 2t क्यों नहीं लिख रहे? टाइम एक, कोई भी एक 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड 5 सेकंड बनेगा। मुझे 5 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डायमेंशन में इंटरेस्ट है तो वो टाइम। तो W इज अ टाइम, T इज ऑल्सो सम टाइम, टाइम प्लस टाइम इज अ टाइम। ठीक है, Z अपॉन टाइम इज इक्वल टू LT माइनस 1। तो यहां से हेंस फाइनल आंसर आ गया, Z का डायमेंशन होगा L इंटू L, बस सिंपली। ये हो गया अपना आंसर नंबर 4। Z जो है कोई लेंथ है, मतलब बेसिकली एक अनजान इक्वेशन को देख के हमने ये पहचान लिया कि ये W, X, Y और Z नाम की अनजान क्वांटिटीज ये कौन सी क्वांटिटी को शो कर रही है। मतलब X जो है इसमें कोई स्पीड है, Y जो है वो मीटर अपॉन सेकंड क्यूब करके कुछ है, पता नहीं कुछ होता होगा, और W टाइम है, और Z जो है वो लेंथ है। समझ गए? क्लियर है कहानी? डायमेंशनल एनालिसिस इजी है बहुत ही। देखो जैसे नीट 2006, आसान सवाल है तुम्हारे लिए, ये ट्राई करो आराम से, आंसर बताओ। ABC 3 अननोन कुछ क्वांटिटीज हैं, कुछ कांस्टेंट्स बोला हुआ है, अगेन
जो एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि कांस्टेंट्स जो है उनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ यूनिट्स और डायमेंशंस तो हो ही सकते हैं। वही क्वेश्चन है, ए बी और सी के डायमेंशंस फाइंड करने, क्या होंगे। इक्वेशन गिवन है, v is velocity, t is time, similar question. सर ए की है एल टी माइनस 2 एक ही ऑप्शन है डी, और सर बी है एल और सी की है टी। बिल्कुल बिल्कुल एक ही ऑप्शन है, कोई भी एक निकाल लोगे तो एक ही ऑप्शन दिखेगी, सारे निकालने भी जरूरी नहीं है, एक कोई देख लो। जैसे सी, सी और टी ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब सी टाइम है, सी टाइम है, इतना ही देख लो, 3 ऑप्शन रिजेक्ट होगी, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, डी ऑप्शन, बस सीधा टिक मारो, आगे बढ़ो। सारों के पूरा का पूरा देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो हमें पूरा सॉल्व करके नंबर मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो क्या पता आधा क्वेश्चन करके ही हमें नंबर मिल जाए, वो वही हो रहा है यहाँ पे। केवल सी के डायमेंशन देखते ही हमें डी ऑप्शन दिख रही है, बाकी तीनों गलत साबित हो गई। बाकी हाँ, निकालने को हम निकाल सकते हैं आगे भी, वही सेम ही क्वेश्चन है कि भाई वेलोसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू एटी का डायमेंशन इज इक्वल टू बी अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम जानते हैं एल टी माइनस 1। सो यहां से आ गया ए का डायमेंशन इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 अपॉन टी, एल टी माइनस 2, इन दोनों को उठाया, इसको और इसको, और टी प्लस सी ऐड हो रहे हैं, उससे तो सी का तो फ्री में ही आ रहा है, यहीं से डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी विच इज टाइम, ठीक है। और हेंस इन दोनों से, इससे और इससे, बी के डायमेंशन भी आ गए, बी का डायमेंशन अपॉन टी प्लस सी अपने आप में टाइम है, इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। तो यहां से बी का डायमेंशन आ गया, ठीक है, इजी है, सिमिलर क्वेश्चन। मतलब बस ये यार, अपने को जो भी ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, इनमें जो गिवन क्वांटिटीज है उनके मतलब पता होने चाहिए। अब जैसे तुम्हें वेलोसिटी और टाइम पता थे तो तुमने ये क्वेश्चन कर दिया, अगर नहीं पता होंगे तो उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा बस, क्योंकि अभी तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है 2 साल का। देखो जैसे इसमें मेरे को तुम्हारी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी काफी चीजें तुम्हारे लिए अनजान है। हाँ, इसमें देखो जेईई मेन का सवाल 2021, बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल in an isolated system is given by W। ये W जो है हेंस वर्क को शो कर रहा है। वर्क के बारे में जानते हो, वर्क क्या होता है डायमेंशनली, कोई भी एक फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सुना होगा, है ना। तो वर्क के डायमेंशन तुम खुद सोच सकते हो, वो मैं नहीं बताऊंगा, वहां मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है। वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को भी तुम जानते हो, ठीक है, मतलब x के बारे में तुम जान चुके हो। k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में तुम नहीं जानते। t इज टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में तुम जानते हो। अल्फा एंड बीटा आर सम कांस्टेंट्स, डायमेंशन ऑफ बीटा पूछा है, तो मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में तुम्हें हिंट दे देता हूं, क्योंकि तुमने अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी नहीं है। हिंट बस एक ही है मेरी तरफ से, वो ये है कि ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है k, इसको अगर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ एनर्जी बनती है, बस, इसके अलावा मैं और कोई हिंट नहीं दूंगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज एनर्जी। कौन सी एनर्जी, किसकी एनर्जी, अभी नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे बाद में। तो बस इतना सोच के इस क्वेश्चन को क्रैक करो यार, कोशिश करो सभी बच्चे। तो नीचे k के बगल में अल्फा लिखा है कि a लिखा है? अल्फा है, वो नीचे लिखा है अल्फा के टी। अल्फा और बीटा अनजान क्वांटिटीज हैं, बीटा के डायमेंशन पूछे हैं। एक्सप्रेशन देख के घबराहट हो रही हो, ये ई को पहचानते हो, ई क्या होता है, ये ई को भी नहीं जानते होगे तो ई के बारे में बता देता हूं।
ई जो होता है ये एक यूलर्स नंबर बोलते हैं इसको। दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर जस्ट लाइक पाई। पाई को तो जानते हो। इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं भाई? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक जो चलते रहते हैं। जैसे पाई की वैल्यू है, इंसान जब से पाई डिस्कवर हुआ है तब से इंसान उसकी वैल्यू खोजने में लगा हुआ है। आज के टाइम में जो सुपर कंप्यूटर्स आ चुके हैं वो कुछ मिलियन डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। मतलब 3.141592, 6 डेसिमल तक तो मुझे याद है। उसके बाद ऐसे चलती रहती है और वो रिपीट भी नहीं होती। मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल प्लेसेस कुछ भी रैंडम आते रहते हैं और रिपीट भी नहीं होते, कभी खत्म भी नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस, उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ई भी वैसा ही कुछ नंबर है जिसको बोलते हैं यूलर्स नंबर। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.72। बाकी अगर किसी को जानना है यूलर्स नंबर की अहमियत क्या है, गूगल पे देखना, मजा आएगा। गूगल पे सर्च मारना व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूलर्स नंबर 2.72। सर तो ये तो डायमेंशनलेस हुआ। हाँ, डायमेंशनलेस, जस्ट एक नंबर है। पाई जैसे अपने आप में एक नंबर है, वैसे ही ई भी अपने आप में एक नंबर है, डायमेंशनलेस नंबर है बिल्कुल। सर बीटा स्क्वायर की कैसे वैल्यू निकालेंगे? सर बीटा स्क्वायर तक तो पहुंच गया मैं, बीटा स्क्वायर के डायमेंशन तक। पहले अल्फा के बारे में सोच। हाँ सर, अल्फा कट गया मेरा, अल्फा कट गया मेरा। अल्फा का डायमेंशन पहले सोच, वो इजी क्वेश्चन है। अल्फा का डायमेंशन सोचना है तो रूल नंबर 4 यूज होएगा। जो अभी मैंने 4 रूल लिखवाए हैं डायमेंशन एनालिसिस के, उसमें चौथा रूल यहां यूज होएगा भाई। ये ई की पावर में कुछ कचरा लिखा हुआ है, ई की पावर में ये कचरा लिखा हुआ है। जो भी कचरा लिखा हुआ है दैट कचरा मस्ट बी डायमेंशनलेस। ये था रूल नंबर 4। पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है, अदरवाइज कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 4 के हिसाब से बोलेंगे, ये ई की पावर में जो चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी करके लिखा हुआ है विद अ नेगेटिव साइन, ये क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। फर्स्ट है आंसर। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट मतलब लेंथ। ऑप्शन बोलना, ऑप्शन। अच्छा क्या अल्फा, क्या अल्फा बता रही है? देखो पहले तो रूल नंबर 4 लगाएंगे, पावर को डायमेंशनलेस के बराबर करेंगे। यहां से तुम्हें अल्फा के डायमेंशंस मिलेंगे, अल्फा के डायमेंशंस मिलेंगे, वो तुम सॉल्व करोगे। मेथड भी बता रहा हूं। और जैसे ही अल्फा के डायमेंशन मिल गए तो हम बीटा पे अटैक कर सकते हैं। कैसे? देखो ये ई अपने आप में डायमेंशनलेस नंबर है। डायमेंशनलेस नंबर की पावर डायमेंशनलेस नंबर, ये पूरा का पूरा कचरा ई की पावर में जो भी लिखा हुआ है ये पूरा हो गया डायमेंशनलेस। बचा कौन? अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो अब ये अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर दैट मस्ट हैव डायमेंशंस ऑफ वर्क, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखा है वर्क। तो दूसरी कहानी, जैसे ही तुम्हें अल्फा का डायमेंशन मिला फिर तुम दूसरी इक्वेशन बनाओगे कि डायमेंशन ऑफ वर्क मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। यहां से तुम्हें बीटा के डायमेंशंस मिलेंगे। ये प्रोसेस है सोचने का। सोच लो पहले आराम से, कैलकुलेशन से पहले थॉट प्रोसेस पक्का करो यार अपना। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझाया है। चमका कुछ या कोई डाउट है थॉट प्रोसेस में? सर अल्फा की डायमेंशन कैसे आएगी? क्योंकि एक्स हम जानते हैं, केटी भी हम जानते हैं, लिख दिया मैंने देख। ये क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना, तुमने अभी फिजिक्स पढ़ी नहीं है, तो के इंटू टी अपने आप में एनर्जी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर का प्रोडक्ट एनर्जी को शो करता है। किसकी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, करेंगे बात इसकी थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे। के इंटू टी एनर्जी है। ये बात मैंने हिंट के तौर पे तुम्हें पहले ही दे दी ना, क्योंकि तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई अभी। नीचे एनर्जी है भाई, ऊपर लेंथ का स्क्वायर है, एक्स अपने आप में लेंथ है, लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट है, देख लिखा हुआ है वो तो क्वेश्चन। एक्स है लेंथ, एक्स स्क्वायर हो गया लेंथ स्क्वायर, के टी हो गया एनर्जी। तो अल्फा के डायमेंशन आ गए। यहां से आ रहा है अल्फा का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू, सॉरी कितना बन रहा है सर? ऑप्शन 3। एक सेकंड, पेज क्यों बदल गया? ऑप्शन 3 फोर्स वाली, लेट्स सी।
देख लेते हैं। देख, ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब हुआ डायमेंशन ऑफ ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस कब बनेगी? जब एक्स स्क्वायर का डायमेंशन अल्फा के टी के डायमेंशन के बराबर हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम डायमेंशन के होंगे तभी तो कैंसिल करेंगे, तभी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, तो यहां से अल्फा का डायमेंशन आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। एक्स स्क्वायर अपने आप में लेंथ का स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में गिवन था। एक्स इज सम डिस्प्लेसमेंट। केटी अपने आप में एनर्जी है, एनर्जी हम जानते हैं ml2t-2। एनर्जी का डायमेंशन वही हाफ mv स्क्वायर से लिख दिया, कैसे से भी लिख दो, एनर्जी तो एनर्जी है। चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे साउंड एनर्जी हो, डायमेंशनली तो एनर्जी जूल्स में ही नापी जाएगी, तो यही रहेगा। चाहे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, उससे लिख दिया। तो एनर्जी और एक्स स्क्वायर दोनों के डायमेंशन जैसे ही लिखे, एल स्क्वायर कट गया, ये बन रहा है m की पावर -1 t की पावर 2। यहां से हमें अल्फा के डायमेंशंस मिल गए ना, बीच में ये इम्प्लीकेशन का साइन है। अल्फा के डायमेंशन जैसे ही मिले, इसको उठा के अब सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, ये अल्फा के डायमेंशन यहां पुट हो जाएंगे और यहां से हमें बीटा के डायमेंशन मिलेंगे। बीटा का डायमेंशन हो जाएगा, जैसे बोल दो बीटा स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा वर्क का डायमेंशन अपॉन अल्फा का डायमेंशन। वर्क अपॉन अल्फा, अल्फा है m की पावर -1 t की पावर 2, और वर्क का डायमेंशन, वर्क भी जूल में ही नापा जाता है, याद करो, बेसिक बात है। वर्क फोर्स अगर नहीं याद तो भी ऐसे बोल सकते हो, वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो बचपन का फॉर्मूला याद होगा। तो वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से लिख रहा हूं। फोर्स का डायमेंशन है mlt-2, जो कई बार यूज कर लिया हमने आज की क्लास में, इंटू डिस्प्लेसमेंट एल स्क्वायर बन गया। वर्क का डायमेंशन mlt-2 इंटू एल अपॉन m की पावर -1 t की पावर 2। तो यहां से बीटा स्क्वायर के डायमेंशन मेरे पास आ रहे हैं, ये बन रहा है m स्क्वायर, एक l स्क्वायर और एक t की पावर -4। ध्यान से, सावधानी से, m अपॉन m की पावर -1, ये बना m स्क्वायर, l स्क्वायर अकेला ही है, t की पावर -2 अपॉन t की पावर 2, वो बना t की पावर -4। ये बीटा स्क्वायर के डायमेंशन है। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो हेंस बीटा के डायमेंशन हो जाएंगे m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m, l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l, t की पावर -4 का स्क्वायर रूट t की पावर -2। सही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। मेहनत भरा सवाल, देख लो ध्यान से। सर वर्क की और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्क एनर्जी डायमेंशंस, यूनिट्स दोनों की जूल है, ऐसा ही यूनिट, डायमेंशंस भी एकदम सेम है, मतलब अलग अलग है बिल्कुल। ऐसा होता है बहुत बार यार, डायमेंशंस सेम हो बट फिर भी दोनों क्वांटिटीज के मतलब अलग अलग हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रेस बताया तुम्हें, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है। सुनने में भी लगभग जब तुम पढ़ोगे तब भी तुम्हें लगभग सेम से ही दिखेंगे यार, स्ट्रेस माने प्रेशर, प्रेशर माने स्ट्रेस, लेकिन फिर भी काफी फर्क है। वो क्या फर्क है पढ़ेंगे आराम से। सॉलिड्स चैप्टर आएगा, क्लास 11th में ही आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिए स्ट्रेस यूज होता है और लिक्विड्स और गैसेस के लिए प्रेशर यूज होता है, ठीक है। दिक्कत तो नहीं इसमें, सोच लो आराम से यार, अच्छा क्वेश्चन था ये और काफी आए हुए हैं। मतलब ऐसा ये मैं एक लेके आया हूं प्रीवियस ईयर, मतलब इस तरह के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट करोगे बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें भर भर के। जेई मेन वाले बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन वाले मिलेंगे जैसे ये था, नीट वाले बच्चों को थोड़े इजी मिलेंगे जैसे ये था। मतलब नीट में ये होता है यार 1 घंटे में 50 सवाल करने हैं, 50 में से आजकल 5 ऑप्शन आने लगी, 45 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में। तो उनमें नीट के पेपर में, मेडिकल के पेपर में कैलकुलेशन कम होती है, एक क्वेश्चन के अंदर कम कैलकुलेशन होती है। जेई मेन के अंदर 1 घंटे में 25 सवाल करने हैं, तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने हैं तो ज्यादा कैलकुलेशन इस तरह की करनी पड़ती है, और वो सारे अटेम्प्ट भी नहीं होते हैं।
मतलब 25 में से अगर कोई बच्चा 20 अटेम्प्ट कर रहा है, 17-18 सही हो गए, तो बहुत अच्छी रैंक आती है उसकी। ठीक है, 25 क्वेश्चंस में से अगर 1 घंटे में 17-18 क्वेश्चंस तुम करेक्ट कराए, 2-3 गलत भी हो गए, तो बढ़िया रैंक, सही जगह पहुंच जाओगे। मतलब ये है ओवरऑल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में इतना जानते होगे यार तुम, या बता देता हूं चलो मैं। देखो बोर्ड, अभी तक तुम टेंथ में थे, ठीक है। टेंथ वाले बच्चों में क्या होता है कि भाई 90% नंबर चाहिए हमें, 80, 90, 95% नंबर, इस तरह के टारगेट्स होते हैं। लेकिन अब तुम, जो बच्चा IIT जेईई एडवांस क्लियर कर रहा है, उससे अगर तुम पूछोगे भाई उसकी टॉप 100 में रैंक आई है, मान लो टॉप 100 में रैंक आने का मतलब है मन चाही IIT की मन चाही ब्रांच मिल जाएगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उससे उस बच्चे के मार्क्स पूछोगे ना, पता कितने मार्क्स आते हैं उसके? 60%। 60% मार्क्स पे टॉप 100 में IIT एडवांस के पेपर में रैंक आ जाती है, 65% मार्क्स में। और मतलब अगर टॉप 1000 में एक डिसेंट कॉलेज में अच्छे IIT में पहुंचना है, तो 50% नंबर पे तो बहुत बढ़िया रैंक, अच्छी IIT में सही ब्रांच में, ठीक ठाक इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांच में तुम पहुंच जाओगे। मतलब 50-60% मार्क्स इन जेईई एडवांस्ड पेपर आर वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स। और फिर भी उसको मुश्किल कहा जाता है, मतलब सोचो कंपटीशन को टफ कहा जाता है। तुम्हें हैरानी हो रही होगी मतलब, लेकिन ये सच है। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं दे आर, उनकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अगर डिफिकल्टी नहीं भी है उतनी, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है कि भाई एक क्वेश्चन को करने में ही हमारा आधा पौना पेज से ज्यादा की कैलकुलेशन हो जाती है, कभी कभी 1 पेज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, तो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं बच्चे। तो ये डिफरेंस है। बोर्ड का जो पेपर होता है स्कूल एग्जाम का, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, उसमें हम 90-95% नंबर एक टॉपर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो बच्चा IIT के अंदर अच्छी रैंक लेके आता है, वो ऐसा नहीं कर रहा होता। वो पूरा पेपर उससे अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता, पूरा पेपर मुझसे भी अटेम्प्ट नहीं हो पाता, किसी भी टीचर से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। 1 घंटे के अंदर अगर तुम मुझे बोलो अभी एडवांस का पेपर होने वाला, 1 घंटे में मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, कोई भी टीचर नहीं कर पाएगा। 1.5 घंटा लगता है मुझे भी अटेम्प्ट करने में, जिसमें अगर मेरे को सारे सही करने हैं तो यार वो चीज मुश्किल होती है, इम्प्रैक्टिकल होती है। सेम इज विद जेईई मेन एंड नीट ऑल्सो। तो एग्जाम में ये ध्यान रखना यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में जमीन आसमान का फर्क है, तभी तुम कोचिंग लेने आए हो। और वो यही फर्क है, हमें जल्दी से जल्दी यहां आंसर निकालना होता है, पहली बात। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी होती, दूसरी बात। मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, स्पीड पे ध्यान नहीं रखना। पेपर छूट गया कोई बात नहीं, कोई दुख मनाने वाली बात नहीं है, लेकिन जितना पेपर तुमने अटेम्प्ट किया उसके अंदर तुम्हारी 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर 25 सवाल का जेईई मेन का पेपर है, उसमें से मान लो तुम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, कोई बात नहीं, 15 ही कर पाए, अच्छी बात है, कोई नहीं, 15 ही कर पाए। लेकिन अगर तुम्हारे 15 में से 10 गलत है और 5 सही है, तो तुम्हारा वो 15 भी बेकार है। और लेकिन अगर 15 में से 14 सही है, 1 गलत है, तो वो बहुत अच्छा पेपर हुआ। चाहे तुम्हारी रैंक पीछे आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन 15 में से 14 सही है, तो दैट इज वेरी गुड। तो ये चीज ध्यान रखना यार, जब भी प्रैक्टिस करो, एग्जाम दो, अब धीरे धीरे एग्जाम शुरू होंगे, तो उसमें ये बात ध्यान रखना, पेपर कम अटेम्प्ट होएगा कोई चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए। आंसर सही निकल के आना ज्यादा जरूरी है, चाहे लेट निकले कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे। एप्लीकेशंस, अब इसका हम कैसे फायदा उठाते हैं इस मेथड का, डायमेंशनल एनालिसिस का। तो पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो ये है कि कोई भी, अब इतने सारे हम फॉर्मूले पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, उन सारे फॉर्मूलों की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो फॉर्मूला टीचर लिख रहा है बोर्ड पे, अगर रट्टा तो चलो हम मार लेंगे उसका, लेकिन ये फॉर्मूला सही है या नहीं सही, इस बात को जज करने में डायमेंशनल एनालिसिस हमारी मदद करता है। कैसे भाई? इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट लिखो पहले, कैसे? एनी फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला, एनी फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला, फिजिकली करेक्ट फॉर्मूले का मतलब, अगर फिजिक्स के कंसेप्ट्स के हिसाब से, भगवान के बनाए हुए नियमों के हिसाब से अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट जरूर होना चाहिए। दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। कॉमन सेंस की बात है। मैं अगर कोई फॉर्मूला लिख रहा हूं मान लो बोर्ड पे, लेफ्ट हैंड साइड में मान लो डायमेंशन लेंथ के हैं, राइट हैंड साइड में डायमेंशन टाइम के हैं, तो एक लेंथ वाली क्वांटिटी टाइम वाली क्वांटिटी के बराबर तो हो ही नहीं सकती ना, ऑब्वियसली।
तो अगर कोई फॉर्मूला फिजिक्स के फंडों के हिसाब से करेक्ट है तो दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, बट a dimensionally correct formula, a dimensionally correct formula may or may not be physically correct. समझाता हूं इस चीज को, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्कूल वाले लोग ये काफी पूछते हैं, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये स्टेटमेंट अपने को ध्यान रखनी है पूरी यहां तक। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे लेट्स से एक 9th क्लास का एक फॉर्मूला उठा रहा हूं मैं, मोशन चैप्टर का, याद होगा सबको, याद है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। 9th क्लास मोशन चैप्टर, 3 इक्वेशनें होती थी मोशन की, एक v इज इक्वल टू यू प्लस AT, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। उनमें से एक इक्वेशन उठाई। ये हमने फिजिक्स के सिलेबस में 9th क्लास में पढ़ी है सबने, जैसे नहीं पढ़ी अब समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें S फॉर डिस्प्लेसमेंट है, S फॉर डिस्प्लेसमेंट है, और U फॉर इनिशियल स्पीड है। इसको हम यूज भी करेंगे अभी आने वाले चैप्टर्स, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका दोबारा से। U फॉर इनिशियल स्पीड, T फॉर टाइम, एंड A फॉर एक्सलरेशन। ये क्वांटिटीज इस फॉर्मूले में यूज की जा रही हैं। जो फॉर्मूला 9th क्लास में था, 11th में फिर से आएगा, इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे इसका। बट इसको चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है। फिजिक्स में पढ़ाया गया है तो मतलब फिजिकली करेक्ट होना चाहिए भाई ये फॉर्मूला। तो अगर ये फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है तो ये डायमेंशनली जरूर करेक्ट होगा। चेक करके देखते हैं, चेक। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंपल कहानी है भाई, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशंस इज इक्वल टू लेंथ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू के राइट साइड में दो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, एक यूटी और एक हाफ AT स्क्वायर। तो पहली बात तो भाई इन दोनों को अगर ऐड किया जा रहा है तो इनको डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा, इन दोनों को डायमेंशनली इक्वल होना पड़ेगा, और इन दोनों को डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर होना पड़ेगा। चेक करके देखते हैं। डायमेंशन ऑफ RHS, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो या तो हम यूटी करके के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे या हम हाफ AT स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यूटी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो, और लिख देता हूं बीच में, यू कौन है, यू कोई स्पीड है, स्पीड के डायमेंशन मीटर अपॉन टाइम, या सॉरी लेंथ अपॉन टाइम, तो LT माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये तो L बन ही रहा है। वहां से भी देखो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, हाफ इज जस्ट अ नंबर। एक्सलरेशन वो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर है, और इनटू टी स्क्वायर करेंगे। सो दोनों साइड लेंथ, यहां से भी लेंथ बन रहा है। तो ये जो फॉर्मूला 9th क्लास का हमने पढ़ा था, इसको बस जस्ट हम चेक कर सकते हैं। कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है तो उसको तुम हमेशा डायमेंशनली चेक कर सकते हो कि क्या ये डायमेंशनली सही है। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन हमेशा मैच करने चाहिए, जो कि यहां मैच कर रहे हैं। अब लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। जैसे मान लो कि अगर मैं इस फॉर्मूले में से ये हाफ हटा दूं, इस फॉर्मूले में से अगर मैं हाफ को हटा दूं, ये फॉर्मूला बन जाएगा S इज इक्वल टू यूटी प्लस AT स्क्वायर। फिर तुम डायमेंशनल चेक करोगे, फिर से यही कहानी बनेगी, क्योंकि भाई हाफ का तो वैसे भी कोई रोल नहीं था डायमेंशन में। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में से हाफ हटा दूंगा तो वो फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यही सेकंड स्टेटमेंट लिखी है मैंने। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हमने चेक किया, तो हेंस हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस फॉर्मूला इज फिजिकली एज वेल एज डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है ये।
समझने वाली चीज है, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछता। ये फॉर्मूला जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में तो पढ़ ही रहे हैं, डायमेंशनली भी सही आ रहा है, तो हेंस फिजिकली एज वेल एज डायमेंशनली करेक्ट है। बट अगर मैं इस फॉर्मूले में से दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं, एक सेकेंड, एग्जाम्पल 2, सिमिलर फॉर्मूला लिख रहा हूं, S इज इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज, अब इसमें डायमेंशन चेक करोगे, सेम लॉजिक से डायमेंशन सेम बैठेंगे। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली तो ये करेक्ट है बट फिजिकली इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब डायमेंशंस वाला मेथड हमें चेक करने में मदद कर देगा, लेकिन गारंटी नहीं देगा कि ये सही है या नहीं। जैसे ये वाला फॉर्मूला डायमेंशनली सही है बट है गलत, तो एक अंदाजा दे सकता है बस हमें। ये पहली एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। इस एप्लीकेशन का होशियार बच्चे एग्जाम में बहुत फायदा उठाते हैं। मान लो कि एक ऐसा चैप्टर है जो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, और एग्जाम में बैठे हैं, उसी चैप्टर का क्वेश्चन आया है, और मान लो कुछ बकवास लिखी हुई है, हमें समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बट फाइनली है ना ये पूछा हुआ है कि भाई इस पार्टिकल का यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, टाइम के बारे में पूछा है, इतना समझ में आ रहा है कि टाइम पूछा है कुछ, और 4 ऑप्शन लिखी हुई है। अब 4 ऑप्शंस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, रूट L/G, रूट G/L, रूट या कुछ और 4-5 सिंबल्स की टर्म्स में 4 ऑप्शंस लिखी हुई हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम चारों ऑप्शंस के अंदर ये चेक कर सकते हो कि कौन सी ऑप्शन डायमेंशनली टाइम के बराबर है। कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि 4 में से 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस डायमेंशनली टाइम के बराबर ही नहीं होती। अगर 3 ऑप्शंस डायमेंशनली टाइम के बराबर नहीं है, ऐसे एग्जांपल ही लेता हूं यार, चलो देखो, मान लो एक कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है जो उसके बारे में हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, फिर फाइनली लिखा हुआ है फाइंड टाइम टेकन। क्वेश्चन क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट हमें समझ में आ रही है, फाइंड टाइम टेकन। ए ऑप्शन लिखी हुई है पाई रूट G/L, बी ऑप्शन लिखी हुई है पाई रूट GL, सी ऑप्शन लिखी हुई है रूट 2L/G, और डी ऑप्शन लिखी हुई है रूट 3L²G। ठीक है, क्वेश्चन एक अनजान चैप्टर से है, हमने पढ़ा नहीं हुआ वो चैप्टर, मैंने लिखा भी नहीं है कुछ क्वेश्चन, बट इस तरह का कुछ सवाल है। अब तुक्का मारना है, किस पे तुक्का मारोगे? सिंपल, बस तुम इसमें क्या करोगे, ये हथियार है तुम्हारा। अब तुम बोलोगे भाई इन चारों में से जिस ऑप्शन के डायमेंशंस टाइम के बराबर नहीं है वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती आंसर, जिसके डायमेंशंस टाइम के बराबर हैं वही ऑप्शन आंसर हो सकती है। तो इन चारों ऑप्शन के डायमेंशन चेक करो। जी कौन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, एल कौन है, कोई लेंथ है। तो बस जस्ट इसमें हम चेक करेंगे, चाहे हमें क्वेश्चन चाहे नहीं करना आता फिर भी हम चेक करेंगे। ए ऑप्शन में डायमेंशंस है, डायमेंशन ऑफ दिस रूट G/L, ये बनेगा डायमेंशन ऑफ G है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, अपॉन लेंथ है L, इसका रूट भी है, पावर हाफ लगा दो, ये बन रहा है T की पावर -1। तो ए ऑप्शन जो है टाइम का रेसिप्रोकल है, मतलब गलत हो गया। बी ऑप्शन रूट GL के डायमेंशन चेक करो, पाई अपने आप में डायमेंशनलेस नंबर है, रूट GL के डायमेंशन चेक करेंगे तो G के डायमेंशन है LT-2, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनटू लेंथ, ये बनेगा L² का रूट हो गया L, T की पावर -2 का रूट हो गया T की पावर -1। मतलब बी ऑप्शन में कोई स्पीड लिखी हुई है, स्पीड तो नहीं पूछी भाई, टाइम पूछा, बी ऑप्शन भी गलत हो गई। सी ऑप्शन में रूट 2L/G लिखा हुआ है, इसके डायमेंशन चेक करते हैं, तो 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है,
लेंथ का डायमेंशन L और G का डायमेंशन LT माइनस 2। L कट गए, T की पावर -2 ऊपर आ गई, T स्क्वायर बन जाएगा और रूट भी है, और ये T बन रहा है, ये T बन रहा है, मतलब C डायमेंशनली करेक्ट ऑप्शन है, चाहे हमें क्वेश्चन नहीं भी करना आता। और D ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं, फाइनली नहीं बनेगा वो भी। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाती है, जैसे इसको यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कभी कभी किस्मत थोड़ी खराब होती है तो 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाती है। अगर 2 ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गई, ये भी टाइम नहीं बनेगा, कर लेना आराम से। अगर 2 ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गई तो भी किस्मत अच्छी है ना, फिर भी क्या दिक्कत है। अगर 4 में से 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गई, क्वेश्चन तुमसे हो नहीं पा रहा, तुम्हें आता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं हुआ, तो जो 2 ऑप्शन बची उसमें से एक तुक्का मार दो। वो तुक्का अच्छा तुक्का है, उसे बोलेंगे इंटेलिजेंट गेस। चारों ऑप्शन में से एक तुक्का मारोगे बी, उसे बोलेंगे ब्लाइंड गेस, अंधाधुंध तुक्का मार दिया। अंधाधुंध तुक्के अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं अच्छे होते यार? क्योंकि यार तुम एक क्वेश्चन मान लो सही हो गया, 3 गलत हो गए, तो इफेक्टिवली नंबर कुछ नहीं मिलेंगे ना। जितने पॉजिटिव मिलेंगे उतने ही नेगेटिव भी हो जाएंगे। अगर तुम पूरे आंसर शीट में बी 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 टिक करके आगे मान लो, तो ओवरऑल पॉजिटिव नंबर आने की संभावना कम है, नेगेटिव आने की ज्यादा है। लेकिन अगर तुमने एक क्वेश्चन में या कुछ 5 ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें से 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दी गारंटेड, और बाकी 2 में से एक तुक्का मार दिया, मान लो तुमने 5 ऐसे क्वेश्चन किए, उसमें से मान लो 2 भी सही हो गए, तो 2 में तुम्हें मिलेंगे +4 नंबर, और जो तुम्हारे 3 गलत हुए उसमें तुम्हें मिलेंगे -1 नंबर। ओवरऑल नंबर पॉजिटिव हो गए। समझ रहे हो बात को? तो ये जो हथियार है अपना, डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन नंबर 1, ये एक ट्रिक की तरह काम करती है एग्जाम में। जब हमें चैप्टर नहीं आता या हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता, तब भी हम ऑप्शंस को टिक मार्क कर सकते हैं। बड़े आगे बढ़े, इसमें कुछ स्पेशल कुछ बात नहीं है, बस एक ट्रिक ही है जस्ट ये एप्लीकेशन 1। दिक्कत तो नहीं? ओके चलो। यस सर। सेकंड जो एप्लीकेशन है उसका हम ऑलरेडी भी थोड़ा बहुत यूज कर चुके हैं, विच इज यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। जैसे एग्जांपल से ही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं अर्ग, ERG, नाम बता रहा हूं मैं। और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं जूल, जानते हो। क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। फाइंड हाउ मेनी जूल्स या हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल। 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, ये सवाल है। अर्ग कौन है? अर्ग है सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, जो डिफाइन किया हुआ है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपना कोई और नया सिस्टम भी बना सकते हैं एग्जाम में। तो भाई क्या करें इसमें सारा खेल एनर्जी से ही है, सारा खेल एनर्जी में ही हो रहा है। एनर्जी की ही यूनिट की 2 अलग अलग यूनिट्स की बातचीत चल रही है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूले से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें हम ये बात करेंगे भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। सर 10⁻7 है। हाँ मोस्ट प्रोबेबली सही है, बाकी याद नहीं है मुझे, देख लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL² T⁻², वही मास इनटू स्पीड स्क्वायर, ½ mv² से सोच लिया, ये हमें पता है। अब हम अर्ग को तोड़ेंगे मतलब अर्ग को फंडामेंटल टर्म्स में लिखते हैं एक बारी। क्या है ये अर्ग? जूल भी, ये दोनों तो क्या है, निकनेम्स हैं। ये तो भाई फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में तो लिखे नहीं हुए ये दोनों, ये तो साइंटिस्ट के नाम पे या किसी भी नाम पे अलग से निकनेम बना रखे हैं यूनिट्स के। फंडामेंटल टर्म्स में हम बात करें तो एनर्जी की सीजीएस यूनिट बनती है, मास की सीजीएस यूनिट ग्राम, लेंथ की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, टाइम की सीजीएस यूनिट सेकंड, और एसआई यूनिट एनर्जी की हमारे हिसाब से बनती है मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकंड की पावर -2।
इस चीज को ये लोग कह रहे हैं कि ये अर्ग है, और इस चीज को ये लोग कह रहे हैं ये जूल है, और पूछ रहे हैं एक जूल में कितने अर्ग होंगे। अब हेंस क्योंकि हम अर्ग को पहचान गए कि 1 अर्ग किसके बराबर है, फंडामेंटल टर्म्स में ब्रेक कर लिया हमने यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, जूल को भी फंडामेंटल टर्म्स में ब्रेक कर लिया। हेंस अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं लेट 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग्स, यही क्वेश्चन था। 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, यही क्वेश्चन था। तो 1 जूल में मान लिया एक्स अर्ग्स होंगे, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन है। अब जूल को फंडामेंटल टर्म्स में लिख दो। जूल क्या है भाई, जूल है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स। अर्ग क्या है, अर्ग को भी लिख दो, ये है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2, यूनिट्स के साथ लिख दिया। सेकंड की पावर -2 कट गया, तो यहां से x की वैल्यू सॉल्व हो गई। x आ रहा है केजी अपॉन ग्राम, ये केजी अपॉन ग्राम, जैसे यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाइड, जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वही स्टार्टिंग से। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना? हाँ सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इन यूनिट्स को लेफ्ट साइड में ले गया, x की वैल्यू सॉल्व हो गई। केजी अपॉन ग्राम 10 की पावर 3 होता है, किलो का मतलब 10 की पावर 3। मीटर अपॉन सेंटीमीटर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर, आंसर इज 10 की पावर 7। 1 जूल में 1 करोड़ अर्ग हैं, दैट इज द आंसर। 10 की पावर 7 माने 1 करोड़। क्लियर है? मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमें एक यूनिट सिस्टम की यूनिट और दूसरे यूनिट सिस्टम की सेम क्वांटिटी की यूनिट में आपस में रिलेशन खोजना हो, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद लेते हैं। सोहम जैन का आंसर सही है, 7 zeros। ठीक है बच्चों, इसके थोड़े 1-2 क्वेश्चंस और कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन चलो मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये ट्राई करना। इसमें क्या, इसमें इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये बोल रहे हैं कि भाई कि अगर किसी यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट होती 100 kg होती, मतलब अपना मन घड़त एक नया यूनिट सिस्टम बना रहे हैं हम कि भाई आज से हम 1 kg को ऐसा यूनिट नहीं मानेंगे, हम आज से 100 kg को ऐसा यूनिट मानेंगे, 1 मीटर को लेंथ की ऐसा यूनिट नहीं मानेंगे, 1 किलोमीटर को ऐसा यूनिट मानेंगे, 1 सेकंड को नहीं मानेंगे, 1 मिनट को मानेंगे। एक नया यूनिट सिस्टम हमने अपना मर्जी का क्रिएट कर दिया। ठीक है, पूछ रहे हैं देन वैल्यू ऑफ 1 जूल इन नया सिस्टम में, इस नई एसआई यूनिट सिस्टम में 1 जूल की कितनी वैल्यू होगी। तो एक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर देखोगे मिल जाएंगे तुम्हें, कि एक कुछ भी अपना मन घड़त एक नया सिस्टम क्रिएट कर देंगे और पुरानी यूनिट को नई यूनिट में कन्वर्ट करने का सवाल पूछ देंगे। तो एक बार ट्राई करना है इसे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 3 भी फिर बाकी है, उसको भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, टाइम हो गया 5 मिनट ऊपर ही। बाय बाय। कुछ फीडबैक दे सकते हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, किसी को भी कुछ इश्यू हो रहा हो पढ़ने में या किसी भी तरह की दिक्कत हो, बात कर सकते हो। बोलो बच्चों, क्योंकि 10th से आए हो नए नए, एकदम से हो सकता है तुम्हें ये सब भारी भरकम लग रहा हो। वैसे तो ये इजीएस्ट चैप्टर है देखो फिजिक्स का, बिल्कुल बेसिक, जिसका किसी और चैप्टर से कोई खास लेना देना भी नहीं है। फील आ रही है? अच्छा लग रहा है सबको? मजा आ रहा है? यस सर। चलो, कुछ भी दिक्कत हो किसी भी टीचर से तुम खुल के आराम से बात कर सकते हो, अपने सेंटर पे भी या डायरेक्टली ऑनलाइन भी, कोई भी परेशान नहीं होना बस किसी भी बात से। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टाटा, टेक केयर। थैंक यू सर। हाँ